next CAG of India, and he is 1989 batch IAS officer of Himachal Pradesh cadre, and he will succeed Girish Chandra Murmu. And the notification about his appointment is issued by Department of Economic Affairs under Ministry of Finance. So Department of Economic Affairs under Ministry of Finance. Now guys, first of all the question can come कि from which ministry the CAG is related to. So CAG किस ministry से related है? So CAG is related to Department of Economic Affairs under Ministry of Finance, and who is the Minister of Ministry of Finance? तो Finance Ministry किसके पास है? So at present Minister of Ministry of Finance, Cabinet Minister was from 1950 to 1954. 1950 to 1954 he was the CAG of India. So he was the first CAG of India. So in fact V. Narhari Rao was the first CAG of India. I hope it is clear to all of you. I hope ये बात सबको समझ आ गई. And CAG, who conducts the oath? So oath of CAG. यहां तक सबको बात क्लियर है? Now guys, one thing you should always remember about IAS, that you know that it's Indian Administrative Service. I hope everyone knows the full form. That's now a very common thing. So first of all guys, IAS, it is under All India Service. So it is under All India Service. तो बेसिकली जो IAS है दोस्तों ये ऑल इंडिया सर्विस है, एंड देयर आर 3 सर्विसेज which are all India service. One is IAS, one is IPS, and one is IFS, that is Indian Forest Service. So basically it is called Bharatiya Van Seva. So that is defined in Article 312. 312 discusses with the All India Service. So आर्टिकल 312 जो है ये डिस्कस करता है ऑल इंडिया सर्विस को. तो आर्टिकल जो 312 है वो डिस्कस करता है ऑल इंडिया सर्विस को, एंड दैट इज अंडर पार्ट 14 विच इज अंडर सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट्स. सो दैट इज और सर्विस. अब देखो ध्यान रखना कि ऑल इंडिया सर्विस बेसिकली वो ऑफिसर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करती है सेंटर, काम करते हैं स्टेट्स में, और सैलरी किससे लेंगे? सैलरी लेंगे स्टेट गवर्नमेंट से. तो ध्यान रखना कि ये जो ऑल इंडिया सर्विस वाले होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है इनको सेंटर. वर्क कहां करते हैं? तो वर्क करते हैं स्टेट्स में. इसीलिए दोस्तों इनको कैडर अलॉट होता है. इसी वजह से आप देखोगे कि इनको बेसिकली कैडर अलॉट होता है. तो जैसे इनको कैडर अलॉट हुआ हिमाचल प्रदेश का, तो दैट डज नॉट मीन कि एवरी आईएएस ऑफिसर विल गेट द होम कैडर. कोई जरूरी नहीं है. बहुतों को होम कैडर मिल जाता है. दैट मीन जिस स्टेट में है उसी स्टेट में काम करना है. कईयों को अलग अलग भी मिलता है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन डीओपीटी डिसाइड करती है कि किसको कौन सा कैडर देना है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कि भाई किसको कौन सा कैडर देना है. तो यहां जो भी ऑल इंडिया सर्विस होगी वहां कैडर अलॉट होगा कि किस स्टेट में जाके आपको काम करना है. तो ये बेसिकली इनको काम करना था हिमाचल प्रदेश स्टेट में. अब कैग के बारे में आपको जानना है बिकॉज द न्यूज इज रिलेटेड टू कैग. और जब न्यूज कैग से रिलेटेड है तो आपसे अगर मान लो एग्जामिनेशन में के संजय मूर्ति का अपॉइंटमेंट पूछा तो डेफिनेटली द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द कैग एज वेल. So examiner is going to ask you about the CAG as well. I hope ये सबको बात समझ में आ गया. See, अब बात कर लेते हैं CAG की. तो CAG it is where it is defined. So it is defined in part 5. Part 5 of Indian Constitution. Guesses किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से CAG का ऑफिस अडॉप्टेड है?
देखो कैग का जो ऑफिस है दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट इज ब्रिटेन, तो इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, so it is adopted from Britain. So article 148 to 151 adopted from, so let me write it properly. So it is in part 5, adopted from Britain. सो ये अडॉप्टेड है कहाँ से, तो ये अडॉप्टेड है ब्रिटेन से। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया है। ओके, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन माय डियर लर्नर्स, इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर, तो ये बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नेचर में। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ सी व्हाट इज द कैग। कैग को बेसिकली अगर पॉइंटर्स में ध्यान रखना, तो कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड इज term of CAG. Term of CAG is 6 years of service or 65 years of age, whichever is earlier. Whichever is अर्लियर। तो ये या तो हो जाए 6 years ऑफ सर्विस या 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, इसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर के बाद इनको फर्दर अपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता। सो फर्दर अपॉइंटमेंट ये इनको अलाउड नहीं होता। कि ऐसा नहीं दोस्तों कि आप रिटायर हो गए तो उसके बाद आप पता चला किसी दूसरे जगह पर आपने सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में सर्विस ज्वाइन कर ली, वो नहीं। एक बार रिटायर हो गए तो फिर आपको रिटायर होना फिर हो सकता है कि आप इसको एक बार जब ये रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा सर्विस में नहीं आ सकते। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कैग। What is the working of CAG? So working of the CAG is, first is कि audits the books of accounts of Government of India and state governments। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोस्तों 3 अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड और कंटीजेंसी फंड, तो ये बेसिकली 3 फंड है जिसकी ऑडिटिंग होती है, और ये तीनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंड सेंटर में भी होता है और स्टेट में भी होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे भी जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तीनों फंड्स के बारे में बताऊंगा। दीज आर द फंड्स अंडर द पार्लियामेंट। सो ऑडिट्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्लस दूसरा जब ये ऑडिट करता है तो ऑडिट करता है पीएसयूज का भी। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी भी ऑडिट कैग के तरफ से होती है, और उसके बाद जब रिपोर्ट कैग देता है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू की ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब ऑडिट होती है तो इसका जो रिपोर्ट बना करके देता है वो देता है प्रेसिडेंट को, और वही जब स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट करता है तो उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करके देता है गवर्नर को। इसका रिपोर्ट प्रिपेयर करके देता है गवर्नर को।
अब दोस्तों रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट के बाद प्रेसिडेंट साहब करते क्या है, तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट के पास जब ये रिपोर्ट आती है तो प्रेसिडेंट इसको भेज देते हैं लोकसभा में। लोकसभा इसको देता है पब्लिक अकाउंट कमिटी को। पीएसी इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। और उसके बाद पीएससी इस रिपोर्ट को स्क्रूटिनी करके एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक स्क्रूटिनी करता है। और उसके बाद इस रिपोर्ट को स्क्रूटिनी करेगा, स्क्रूटिनी ऑफ रिपोर्ट करेगा, और फाइनली फिर ये रिपोर्ट स्क्रूटिनी करके दे देता है लोकसभा में, लोकसभा को। और फिर इसी पर होता है डिस्कशन कि सबसे पहले रिपोर्ट आया तो प्रेसिडेंट को दे दिया। प्रेसिडेंट जब वो रिपोर्ट को देख लेते हैं तो सीधे सीधे लोकसभा को भिजवा देते हैं। लोकसभा के पास जब ये रिपोर्ट जाएगा तो वो सीधे सीधे दे देगा पब्लिक अकाउंट कमेटी को। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल होते हैं 22 मेंबर्स। आई होप थोड़ा भारी लग रहा होगा, बट आई होप आपने पॉलिटी पढ़ रखा है इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। और 22 मेंबर्स में होते हैं 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और इसका जो चेयरमैन होता है पीएससी का, वो होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सो दैट इज मिस्टर राहुल गांधी। सो बिल्कुल सही। सो सिमरन का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज मिस्टर राहुल गांधी। वेरी गुड। राहुल गांधी इज द प्रेजेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा मिस्टर राहुल गांधी है, तो ऑटोमेटिकली ये पीएससी के चेयरमैन भी बन जाएंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। और देखो कैग जो है वो सिर्फ ऑडिट ही नहीं करता, कैग ये भी देखता है कि जिस हेड में पैसा निकाला गया है वो उस हेड में खर्च हुआ है या नहीं। पता चला कि हेड में कुछ और के लिए निकाला गया, कुछ खर्च और कर दिए, और अगर उसमें कम प्राइस में निगोशिएट हुआ है तो बचा हुआ पैसा कहां गया। फॉर एग्जाम्पल माय डियर लर्नर्स, कि मान लीजिए भारत सरकार को मिसाइल खरीदना है। मिसाइल खरीदना है तो मिसाइल खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री बजट बना के देगी कि भाई मुझे 1000 करोड़ का मिसाइल खरीदना है यूएस से। ठीक है भाई, खरीद लो, डिफेंस के लिए जरूरी है। तो वो पैसा निकला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकला, मिसाइल आ गया, सारी चीजें हो गई। तो जब ईयर एंड में ऑडिट होना शुरू होगा कंसोलिडेटेड फंड का, तो उसमें देखा जाएगा कि भाई वाकई मिसाइल खरीदा गया है या सिर्फ पेन एंड पेपर पर मिसाइल आ गया है, मिसाइल है ही नहीं। तो कई बार क्या करता है कि उसको प्रॉपर ऑडिट, फिजिकल ऑडिट भी कर देता है कि हाँ भाई मिसाइल बात चली थी खरीदने की, कहाँ है मिसाइल। तो फिजिकल ऑडिट भी हो कर सकता है क्या। उसके बाद ये देखा जाता है कि इसमें निगोशिएशन हुआ है या नहीं, या अमेरिका ने बोला कि 1000 करोड़ आपने उठाया सीधा दे दिया, तो निगोशिएशन हुआ है या नहीं। मान लो निगोशिएशन हो गया तो बात हो गई फाइनल कि काम करो 900 करोड़ में मिसाइल मिल जाएगी, सेम मिसाइल। तो फिर कैग ये भी देखेगा कि वो 100 करोड़ गए कहां। तो कैग का सिर्फ रिपोर्ट ये नहीं है कि आपको आपने पेन एंड पेपर पर रिपोर्ट दे दिया कैग ओके कर देगा। कैग के रिपोर्ट में ही सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड पकड़े जाते हैं, क्योंकि कैग देखता ये भी है कि वाकई अगर जिस हेड के लिए आपने पैसा निकाला है वो उस हेड में खर्च हुआ है या नहीं, या फिर उससे कुछ और काम कर लिया गया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।